ये स्मिथ, ये लगता है कि इसे अभी तक मामला एक तरफा लग रहा था इनके साथ में आने से पहले। असली शिवसेना या ठाकरे की लेगेसी किसके साथ है, वो दोनों ठाकरे बंधुओं के को ज्यादा समर्थन कर रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में किंगमेकर या किंग स्वयं बनने की भूमिका में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका देवेंद्र फडणवीस ने निभाई है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ दो जाने माने चुनाव विश्लेषक इस वक्त मौजूद हैं टाइम्स नाउ नवभारत पे, और चर्चा हम करने वाले हैं मुंबई का किंग कौन। मुंबई का बीएमसी का चुनाव होना है, कौन जीत रहा है, पूरा कैंपेन खत्म हो गया, अब किसकी लीड है, कौन आगे चल रहा है, जानेंगे दो विश्लेषकों से जो जमीन पे काम कर रहे थे, जिनकी टीमें काम कर रही थी। मेरे साथ सी वोटर के यशवंत देशमुख जी, बहुत बहुत स्वागत है। और वोट वाइब के अमिताभ तिवारी है। अमिताभ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ जी तो मुंबई में रहते भी हैं, तो ये यशवंत, आपकी आपकी मर्जी से मैं ये गुस्ताखी कर रहा हूँ कि पहला सवाल मैं मुंबई के किंग से ही पूछ लेता हूँ, जो कि अमिताभ तिवारी है, बिल्कुल। हम तीनों में, क्योंकि वो मुंबई में रह रहे हैं। अमिताभ जी, आप ये मुंबई का किंग कौन किसको बनाने वाले हैं, क्या कह रही है मुंबई की जनता? वो तो दर्शक बनाएगी जब 15 तारीख को वोटिंग डालेगी। अगर आप बीएमसी देखें तो बीएमसी में 6 लोकसभा सीटें हैं, 36 विधानसभा और 227 वार्ड। यानी अगर हर विधानसभा में लगभग 6 से 7 वार्ड हैं, 6.3। तो अगर हम सीधा का सीधा जो 2024 विधानसभा में जो हुआ, यानी महायुति 21 सीटों पे आगे थी और शिवसेना यूबीटी 10 सीटों पे आगे थी विधानसभा में। अगर इसी ट्रेंड का रेप्लिकेशन होता है, यानी महायुति जो स्वीप किया था बीएमसी मुंबई को विधानसभा में, वही ट्रेंड रिपीट होगा, तो लगभग 118 से 133 सीटें जो हैं वो महायुति को आ सकती हैं, और मनसे और शिवसेना यूबीटी को 63 से 78। लेकिन आपको ध्यान होगा कि लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी आगे थी। हम्म। उस वक्त 20 सीटें महाविकास अघाड़ी को और 16 सीटें महायुति को मिली थी। लेकिन उसमें से 5 सीटें कांग्रेस के पास थी और 15 यूबीटी के पास, और कांग्रेस अलग लड़ रही है। तो अगर लोकसभा का ट्रेंड रिपीट होता है तो लगभग 95 से 105 महायुति को और 91 टू 95 जो है वो ठाकरे ब्रदर्स के अलायंस को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि हमने सीटों का कोई सर्वे नहीं किया है। हम्म। सेंटिमेंट की बात करें तो अभी भी ज्यादा से ज्यादा लोग, और सर के भी सर्वे में है, सी वोटर के सर्वे में भी और हमारे सर्वे में भी, अभी भी ठाकरे ब्रदर्स की जो पार्टी है उसको ही ठाकरे जो ब्रांड है उसकी लेगेसी का उत्तराधिकारी मानते हैं लोग। बीएमसी में जो 40-20-40 की लड़ाई है, 40% मराठी मानुस, 20% मुस्लिम और 40% गैर मराठी समाज है। तो अगर ये 60% यानी 40% मराठी समाज और 20% मुस्लिम समाज, ठाकरे बंधुओं की ये उम्मीद है कि ये 60% में उनको एक कंसोलिडेशन मिलेगा, क्योंकि मराठी मानुस को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और 20% मुस्लिम समाज जो 2 बार से यूबीटी को वोट कर रहा है कांग्रेस के साथ अलायंस की वजह से, क्योंकि वो बेस्ट पोजीशनड है बीजेपी अलायंस को हराने के लिए, तो वो वोट उन्हें मिलेगा। और गैर मराठी जो समाज है उसका वोट जो है वो लार्जली जो है वो जी। महायुति के फेवर में कंसोलिडेटेड है। लेकिन बीजेपी की उम्मीद है कि क्योंकि शिवसेना शिंदे उनके साथ है, मराठी समाज में भी उन्हें लगभग आधा सपोर्ट मिलेगा और उनकी जीत होगी। तो ये कैसे अलग अलग वर्ग वोट करते हैं, स्लम है, बिल्डिंग है, कितना टर्नआउट होता है, इन सब चीजों पे भी जो मामला जो है वो डिपेंड करता है। तो मैं यशवंत, अब आप ही के पास आता हूँ। मुंबई में रहने वाला व्यक्ति अमिताभ तिवारी जैसा जो जाना माना चुनाव विश्लेषक है, जो हिंदुस्तान भर के चुनाव का विश्लेषण करता है, उसको भी नहीं पता कि मुंबई का किंग कौन होने वाला है। वो भी विधानसभा के आंकड़े और लोकसभा के आंकड़ों के बिहाफ पर एक नंबर बीएमसी का तय कर रहा है। आप तो इतनी दूर हैं, आपसे पूछना चाहता हूं मैं, क्या लग रहा है आपके सर्वे में, क्या चीज निकल के सामने आ रही है? क्या ठाकरे बंधुओं का एक होना, एक साथ आना, क्या ये कोई भी चुनौती पेश कर पा रहा है महायुति के लिए?
क्योंकि जितनी जितने आंकड़े देखे हैं या जितना समझ में आ रहा है अभी, ये इसमें ये लगता है कि इसे अभी तक मामला एक तरफा लग रहा था इनके साथ में आने से पहले। इन लोगों के साथ में आने से एक तो असर हुआ है कि कम से कम उनके कैडर में जान आ गई, लोग उत्साहित हो गए, और एक तो चीज हो गई कि ये मुकाबले में जान आ गई, कम से कम एक लड़ाई होगी, ये बात अब लग रही है कि लड़ाई होगी। पहले तो लग रहा था कि लड़ाई नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि दरअसल मुंबई में ये बात जो अमिताभ ने अभी बोली 5 साल पहले के चुनाव की जो याद दिलाई, उसमें बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा ये था कि सब कुछ होने के बाद में भी देवेंद्र फडणवीस अकेले अपने दम पर शिवसेना के बराबर लगभग सीटें खींच के ले गए थे। मेरे ख्याल से 80 और 84 दो ही सीट, 4-5 सीट का ही अंतर रह गया था दोनों मेरे ख्याल से पार्टियों दो में। का ही अंतर था, 84 और 82। हाँ, दो दो सीट का अंतर था। तो अब अंदाजा लगाइए कि अभी सारी बातचीत जो है वो मैं देख रहा हूं कि दोनों ठाकरे बंधुओं के और शिंदे की आखिर मराठी की लड़ाई में कौन जीतेगा और कौन इनके बीच में। लेकिन इस बीच में कहीं हम बात ही नहीं कर रहे देवेंद्र फडणवीस की, जबकि मेरे ख्याल से अगर पिछले 10 साल में महाराष्ट्र की राजनीति आप देखें तो महाराष्ट्र की राजनीति में किंग मेकर या किंग स्वयं बनने की भूमिका में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका देवेंद्र फडणवीस ने निभाई है। अगर आप देश भर के नए नेताओं की बात करें तो जो सबसे ज्यादा लोग उभरे हैं पिछले 10 साल में उनमें देवेंद्र फडणवीस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उनके लिए भी परीक्षा की घड़ी है। और अगर देवेंद्र फडणवीस अपने बूते जिताने में कामयाब हो जाते हैं सुमित, तो मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में शरद पवार के बाद एक बहुत बड़े कद के नेता के होने के नाते देवेंद्र फडणवीस अपने आप को स्थापित कर ले जाएंगे। एक पॉपुलर वोट कह लें या आप इसको कह लें कि राजनीति को अपने हिसाब से घुमा करके ले जाने की जो क्षमता रखते हैं। ऐसे महाराष्ट्र में हम लोग ज्यादातर बात करते हैं तो शरद पवार तक जाकर के हम रुक जाते हैं। उसके बाद में कोई बड़ा नेता देवेंद्र, हम बाला साहब ठाकरे की बात नहीं कर रहे हैं, बाला साहब ठाकरे तो अलग ही लीग और अलग कैटेगरी में थे। लेकिन मैं जो एक्चुअल पॉलिटिक्स में घुसे इंक्लूडिंग उनके बेटे के समेत, जी। तो देवेंद्र फडणवीस एक बहुत एक कह सकते हैं बीजेपी के लिए तुरुप का इक्का भी साबित हो सकते हैं। और उनकी अपनी राजनीति यहां से खिंच भी सकती है आगे आने वाले समय के लिए, लंबे समय के लिए। तो हम उस पर भी निगाह रखें। केवल ठाकरे बंधुओं की और शिंदे के बीच की लड़ाई नहीं है, कोई यही दोनों कैंप मराठी माणूस राजनीति के अकेले दावेदार नहीं है। तो देवेंद्र क्या फडणवीस यशवंत भी उसके ये लग दावेदार रहा हैं। है कि क्योंकि जो बीजेपी ने अपना कैंपेन रिलीज किया उसमें भी पूरे हर फ्रेम में देवेंद्र फडणवीस साहब छाए हुए हैं। लग रहा है कि फडणवीस वर्सेस चुनाव हो रहा है, ये जो भी उनके विरोध में है। मेरा सवाल बहुत सीधा सा है, क्या पहली बार मुंबई में भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनने वाला है, चाहे मराठी हो, चाहे हिंदू मराठी हो, चाहे जो भी हो? ये संभावना है पूरी, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता। क्योंकि अगर मानिए, अगर एनडीए की अगर एक तरह से आप कहें कि उनका बहुमत आता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें नंबर बीजेपी के ज्यादा होंगे, शिंदे सेना के ज्यादा नंबर नहीं होंगे उनसे। इसकी संभावना बहुत कम है। तो मेयर या तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना का बनेगा या भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। इसमें शिंदे सेना का या राज ठाकरे जी का कोई इसमें मेयर एक्चुअल उनके इनके बनने का कोई भूमिका का सवाल ही नहीं उठता। और कांग्रेस और एनसीपी तो खैर वो लगभग रेस के बाहर ही आप उनको मानिए, उनकी कोई भूमिका भी इसमें होगी बहुत ही रेयरिटी के साथ में कुछ ऐसा फंस जाए, 2-4 सीट कम बेसी पड़े किसी को, और वो बड़ा रेयर केस होगा ऐसा जिसमें शायद उनकी कोई भूमिका है। लेकिन मेयर तो जी इन्हीं दो में से बनना है और मेयर मराठी ही बनेगा, ये भी बात जी। आप तय मानिए। अमिताभ, अब ये भी कहा गया कि इस चुनाव में बीएमसी में कई सारे लोग इंडिपेंडेंट निर्विरोध चुन लिए गए हैं। ऐसी कितनी संख्या है और 227 में से कुल कितनी सीटों पर रियली मतदान 15 तारीख को होने वाला है? जहां तक मुझे लग रहा है सुमित जी, किसी भी सीट पर बीएमसी में आ, निर्विरोध कोई जीता नहीं है। अच्छा। जो भी ये 66 या 68 का आंकड़ा आ रहा है, जी। वो लार्जली दूसरे म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस में है। हाँ, अच्छा। कुछ सीटें हैं जैसे किरीट सोमैया जी के बेटे की सीट है या राहुल नरवेकर के जो रिलेटिव की सीट है, उसमें कम कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं, यानी उनके सामने कोई मेजर पार्टीज का कैंडिडेट्स नहीं है। लेकिन निर्विरोध जो है वो एक भी कैंडिडेट बीएमसी में
अभी तक जीता नहीं है, जहां तक ओके। मुझे ध्यान। तो इसका मतलब 227 की नगर पालिका में 114 सीटें जीतनी होंगी एक तरफ को अपना मेयर बनाने के लिए, जी अमिताभ। जी, 114 पे सिंपल मेजोरिटी है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि बीएमसी में आज तक इतने सालों से जो चुनाव हो रहे हैं, उसमें सिर्फ 2 बार ही किसी पार्टी को खुद अकेले सिंपल मेजोरिटी मिली है। शिवसेना, जिसका कंट्रोल बीएमसी में माना जाता है, उसको आज तक अपने बलबूते पर सिंपल मेजोरिटी नहीं मिली। उसका बेस्ट परफॉर्मेंस आई थिंक 103 या कुछ सीटों का रहा है, जो कि सिंपल मेजोरिटी से कम है। 1978 में जनता पार्टी और 1992 में कांग्रेस पार्टी, सिर्फ ये 2 ओकेजन्स हैं जहां पर किसी एक दल को सिंपल मेजोरिटी मिला है। तो एक तरह से मिथ भी है कि शिवसेना का डोमिनेंस है। शिवसेना और बीजेपी एक तरह से कि नेचुरल अलायंस हुआ करती थी, क्योंकि शिवसेना मराठी मानुष और बीजेपी जो है वो गैर मराठी मानुष आप कह लें, या गैर मराठी समाज का एक वोट। तो एक नेचुरल अलायंस था, जिसकी वजह से दोनों दल मिल करके लगभग 30 सालों से उनका एक जो है वो कंट्रोल रहा है बीएमसी के ऊपर। जी। यशवंत, इन चुनावों में जैसा कि अमिताभ ने कहा 40-40 और 20, 40% मराठी, 40% गैर मराठी और 20% के आसपास मुस्लिम। अगर मैं इसी आंकड़े को कुछ देर के लिए एग्जैक्टली सही मान लूं, तो क्या अलायंस भी ऐसे ही बढ़ गए? मराठी मतलब ठाकरे, गैर मराठी मतलब महायुति प्रेफरेबली, और मुस्लिम मतलब कांग्रेस, और वहां पर समाजवादी पार्टी और एमआईएम, ये उनके बीच जंग चल रही है। तो क्या लड़ाई भी इसी तरीके से दिखने वाली, इतना क्लियरली डिवाइडेड है, या घालमेल भी है? नहीं, घालमेल है, भरा पूरा घालमेल है। देखिए, एक तरफ की लड़ाई तो बहुत क्लियर है। मसलन जैसे आप मराठी वोट के ऊपर जो राजनीति चल रही है, उसके चक्कर में क्या हुआ है कि अपने आप को मराठियों का उत्तराधिकारी या बारासात का उत्तराधिकारी घोषित करने के चक्कर में ठाकरे बंधुओं ने गैर मराठियों को अब इतनी गालियां दे दी हैं कि गैर मराठियों के पास में भाजपा को देने के अलावा और कोई ऑप्शन वहां बचा नहीं है। मतलब आप एक तो मान सकते हैं कि एक यूनिपोलर लड़ाई है गैर मराठी भाषियों में, जहां पे मेजोरिटी, ओवरवेलमिंग मेजोरिटी बीजेपी के पक्ष में जाएगा। कल ही एक कार्यक्रम में जैसे अमिताभ आंकड़े दे रहे थे कि जो मराठी स्पीकिंग सीटें हैं मुंबई की, उनमें तो पिछली बार भी लड़ाई हुई थी, लेकिन जो गुजराती बहुतायत वाली सीटें हैं या हिंदी भाषी बहुत, उसमें लगभग एक तरफा पिछली बार भी बीजेपी जीती थी। इस बार भी उनके जीतने की पूरी संभावना रहेगी। लेकिन मराठी भाषियों वाली जो सीटें हैं, उन्हीं में असली टक्कर, असली लड़ाई वहीं पर होनी। और वो बड़ी, मतलब बहुतायत में सीटें वही हैं, ये भी बात सत्य है। लेकिन वो कोई एक तरफा ठाकरे बंधुओं या एक तरफा उद्धव ठाकरे के पास में जा रही है, ये कहना कतई गलत होगा। ये कतई ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि उसका कारण बहुत साफ है कि आज पिछले 10 साल के चुनावी इतिहास को देखिए सुमित। 10 साल में 2015 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उस समय बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में बन के उभरी थी। तो तब से लेके अब तक हर चुनाव में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी या सिंगल लार्जेस्ट वोट शेयर की बात जो है, वो बीजेपी के ही खाते में आ रही है। तो जब पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, तो उसे नॉन मराठी पार्टी कहना तो थोड़ी जाती होगी ना। क्योंकि बंबई में नॉन मराठी उसको वोट पड़ रहे हैं, लेकिन बचे हुए महाराष्ट्र में क्या है, वहां तो सिंगल लार्जेस्ट वही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो मराठी ही वोट दे रहे हैं ना उनको, पूरे बचे हुए महाराष्ट्र में। तो लड़ाई तितरफा होगी। एक तो यह है कि बीजेपी वर्सेस नॉन बीजेपी की लड़ाई है। मराठी के अंदर जो है, बीजेपी अपनी जगह पे है, लेकिन ठाकरे लीगेसी की लड़ाई वो शिंदे वर्सेस ठाकरे बंधुओं के बीच में है। उसमें ठाणे वाला जो इलाका है, वहां पे शिंदे साहब बाजी हो सकता है आगे निकाल ले जाए, मार ले जाए। बचे हुए इलाकों में उन दोनों की आपसी लड़ाई में शायद ठाकरे बंधु इतनी आसानी से पीछे नहीं जाएंगे। वो भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इन दोनों के वर्चस्व के बीच में मेरा केवल यह आग्रह है कि आप देवेंद्र फडणवीस की भूमिका से अपनी आंख मत मोड़िए। वो भी एक मराठी नेता के रूप में अपने आप को साबित करने, एस्टैब्लिश करने के लिए दम ठोक करके ज्यादा ही ताकत से लड़े। उन्हें भी एक बार इस बार की लड़ाई में अगर जीत हासिल हो जाती है, तो निर्विवाद रूप से वो मराठी पैन मराठी लीडर के रूप में वो स्थापित हो जाएंगे।
नहीं, नहीं, मैं आँखें बिल्कुल नहीं मोड़ रहा हूँ। देवेंद्र फडणवीस मेरे ख्याल से जितने प्लेयर्स आज की तारीख में मैदान में है बीएमसी में, वो विराट कोहली की तरह है कि वो कह दे भर कि मैं खेलने को तैयार हूँ, तो भाई आपकी पोज़ीशन तय है कि अब आप तय कर लीजिए, 1 नंबर पे खेलेंगे, 2 पे खेलेंगे या 3 पे जी खेलेंगे। तो देवेंद्र जी फडणवीस से उनकी वो चीज़ कोई छीन नहीं सकता है। उन्होंने जो काम करके दिखाया बीजेपी के लिए, वो कमेंडेबल है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। बीजेपी के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा। लेकिन अमिताभ जी, मेरा सवाल अब ये है कि क्या ये बीएमसी का चुनाव में, क्योंकि हम ये बार-बार बहस करते रहे अमिताभ जी बीते लोकसभा चुनावों में 24 किया, उसके बाद फिर विधानसभा चुनावों में, कि भई असली शिवसेना कौन है, उसकी पहचान तो बीएमसी में होगी। जब एकनाथ शिंदे और ठाकरे में से किसी एक को मुंबई की जनता को चुनना पड़ेगा, और इस बार तो दोनों भाई भी एक साथ आ गए हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि वाक़ई में असली शिवसेना, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, उसकी लड़ाई अब तय होने वाली है? देखिए, असली शिवसेना कौन है, अगर आप सी वोटर का भी सर्वे देखें और हमारा भी सर्वे देखें, एस इंडिया का भी, तो उसमें बीएमसी में यानी मुंबई में जब पूछ रहे हैं हम लोगों से, तो अभी भी लोगों का एक रोमांस है ठाकरे ब्रांड के साथ। तो वो असली शिवसेना या ठाकरे की लेगेसी किसके साथ है, वो दोनों ठाकरे बंधुओं के को ज्यादा समर्थन कर रहे हैं। लगभग 45% लोग कहते हैं हमारे सर्वे में एस इंडिया के कि आ, उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे की पार्टी है, और 22% लोग कहते हैं कि एकनाथ शिंदे की पार्टी। देखिए, 3 राउंड चुनाव हो चुके हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं। लोकसभा में शिवसेना यूबीटी ऊपर रहा, क्योंकि आप अगर स्टेट वाइड देखें तो महाविकास आघाड़ी जीता। 2024 के विधानसभा चुनाव में महायुति जीती, यानी एकनाथ शिंदे की पार्टी का अपर हैंड रहा। जी। अब ये चीज काफी क्लियर है कि रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की पार्टी ही असली शिवसेना है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट कॉन्टेस्ट देखेंगे तो विधानसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे की पार्टी का थाने कोंकण हो, विदर्भ हो, मराठवाड़ा हो, कहीं भी शिवसेना यूबीटी से ज्यादा सीटें आई। लेकिन मुंबई में 11 सीटों पर दोनों पार्टियां आपस में भिड़ी थी। 2024 के विधानसभा चुनाव में भी, जहां पर महायुति का स्वीप हुआ था, उसमें 6 सीटें यूबीटी और 5 सीट शिवसेना एकनाथ शिंदे जीती थी। यानी वहां पर कांटे की टक्कर विधानसभा चुनाव में भी हमें देखने को मिली थी। तो इस बार 85 सीट्स पर शिवसेना एकनाथ शिंदे और शिवसेना यूबीटी, या शिवसेना एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के बीच में भिड़ंत है 85 सीट्स पर। तो ये 85 सीट में जिसको मेजॉरिटी मिलेगी, चुनाव भले जो भी जीते, एक तरफ से आप कह सकते हैं कि असली शिवसेना कौन है, इन 85 सीट्स के बैटल में जो है वो लार्जली डिसाइड होगा। चुनाव कोई भी जीते, चुनाव हो सकता है महायुति जीते, लेकिन अगर इन 85 सीट्स में ठाकरे ब्रदर्स का अपर हैंड है, तो एटलीस्ट बीएमसी जोन में ये दावे के साथ कहना कि एकनाथ शिंदे ही असली शिवसेना है, जो कि रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में हो चुका है, उन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया है, ये इस चुनाव में एस्टेब्लिश होगा। अब मैं यशवंत आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो मुस्लिम वोट बैंक है, क्योंकि ओवैसी भाई कैंपेन कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने मैक्सिमम मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारे हैं, कांग्रेस पार्टी इमरान प्रतापगढ़ी को इस्तेमाल कर रही है कैंपेन में। आपको लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक अभी भी आज की तारीख में भी कांग्रेस और वीबीए के साथ है, या महाविकास आघाड़ी का विघटन होने के बाद वो कंफ्यूज है और वो भी शिवसेना के पास, मतलब उद्धव ठाकरे के पास भी जा सकता है? उद्धव ठाकरे के पास ही जाएगा, भी नहीं जा सकते की बात नहीं है। अच्छा। क्योंकि मुख्य रूप से उद्धव ठाकरे ही बीजेपी को लड़ाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। जो बीजेपी को हराने की स्थिति में होगा, मुस्लिम मतदाता उसके पास में जाएगा, और फिलहाल वहां पे उद्धव ठाकरे खड़े हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोगों को मुस्लिम वोट नहीं पड़ेंगे। सीट दर सीट भी तय होगा, और जिन सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं को अपने हक की बात करने वाले कायदे के कैंडिडेट और कायदे की पार्टियां मिलती हैं। हमने तो अभी बिहार में देख लिया सुमित, जहां पे आरजेडी तक को छोड़ करके एआईएमएम के कैंडिडेट को मुसलमानों ने बड़ी तादाद में वोट दे दिया लगातार। क्योंकि 5 साल पहले बिहार में याद कीजिए, जब एआईएमआईएम के कैंडिडेट जीते थे, तो वो फ्लूक कहा गया था कि अरे हो गया, तुक्का लग गया। लेकिन ओवैसी साहब ने वो तुक्का नहीं लगने दिया, उन्होंने उसको दोबारा जीत करके उतना साबित किया कि अगर वो तगड़े से लड़ गए तो वो जीतने की हालत में हुए तो मुसलमान उनको वोट देंगे। सेम वहीं पे स्थिति जो है, आप अगर देखें तो पाएंगे कि
जहां जहां पे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट अच्छे खड़े लड़ेंगे वहां उनको वोट पड़ेंगे। एनसीपी के मुमरा जो थाने की साइड के जो इलाके पड़ते हैं उसमें मुमरा में जितेंद्र आव्हाड जो एनसीपी नेता है उनका व्यक्तिगत प्रभाव बहुत तगड़ा है। वो इंडिपेंडेंट भी एमएलए बन के जीत सकते हैं, उनको पार्टी की दरकार नहीं है। वहां पे उनके इलाकों में उनको वोट पड़ेंगे। तो ये मुस्लिम मतदाता अब किसी एक पार्टी के रहमो करम पे रह करके वोट देने वाला नहीं है। मुझे लगता है जहां पे उनको लगता है कि उनकी बात ज्यादा तगड़ी को है। हाँ, एक बात तय है, मूलतः फिलहाल अभी तक तो इतना तय है कि मूलतः बड़ा वर्ग बीजेपी को हराने के लिए ही वोट करता है। तो इसमें कोई, इस बड़े ट्रेंड में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन उसके अंदर लोकल पॉकेट्स बीजेपी के भी कैंडिडेट्स के ऐसे होंगे जहां पर मुस्लिम मतदाता, खासतौर पे अर्बन इलाकों में जो मिडिल क्लास मुस्लिम मतदाता हैं, प्रोग्रेसिव हैं या आप ज्यादा हायर एजुकेटेड कह लें, वो उनके वोट बीजेपी के कैंडिडेट्स को भी पड़ते हैं। ये हम लोगों ने पिछले कई विधानसभा चुनाव में इस बात को देख लिया है। अमिताभ, ये सवाल आपसे भी है कि मुस्लिम वोटर क्या करने वाले हैं मुंबई के, और जोड़ते हुए एक सवाल जिसमें कि क्या आपको लगता है कि ये जो मुस्लिम मेयर होगा, ये जो थ्योरी निकाली गई ओवैसी के द्वारा, इसका इम्पैक्ट कुछ हो रहा है जमीन पे? देखिए, एक बात तो काफी क्लियर है, जैसा यशवंत जी ने भी कहा कि मुस्लिम समाज में पूरे भारतवर्ष में, बीएमसी की बात नहीं है, आज एक रिप्रेजेंटेशन को लेकर के बहुत बड़ा इशू है। मुस्लिम समाज को लगता है कि जिनकी उतनी आबादी है, उनके हिसाब से एमएलएज जो हैं या एमपीज जो हैं, वो पार्लियामेंट या विधानसभाओं में चुन करके नहीं आ रहे हैं, और जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हैं, वो उनका वोट तो ले रही हैं, लेकिन उनको टिकट्स नहीं देती और जीतने के बाद उनको पावर शेयर में बड़ा हिस्सा नहीं मिलता। तो इसीलिए ओवैसी की पॉलिटिक्स चलती है ना? अब अगर मुंबई की बात करें, बीएमसी की बात करें, तो 31 सीट्स में मुस्लिम समाज का डोमिनेंस है। उसमें पिछली बार कांग्रेस 15 और बाकी 15 पे एसपी, एआईएमआईएम और एनसीपी, इन तीनों दलें जीती थी। तो इस बार भी जो मुस्लिम इन्फ्लुएंस सीट्स लगता है मुझे, जहां पर उनका डोमिनेंस है, लार्जली कांग्रेस और अदर पार्टीज में बट सकता है। लेकिन जो बाकी 196 सीट्स हैं, जहां पर मुस्लिम समाज का डोमिनेंस नहीं है, लेकिन मुस्लिम समाज 20 से 25% है, नॉर्थ मुंबई को छोड़ करके, जहां पर गुजराती समाज ज्यादा है, वहां पर वो किसे वोट करेगा? एक बात यशवंत जी ने कही कि भाई जो बीजेपी को बेस्ट पोजीशन हराने में है, उसको कर सकता है। हालांकि हमारे सर्वे में दिख रहा है कि लोगों में डिलेमा है, क्योंकि दूसरा सवाल ये उठता है कि मुस्लिम समाज ऐसी पार्टीज को भी वोट करना चाहता है जो आगे जा करके भी बीजेपी का दामन कहीं ना या दबाए। उनका हाथ ना पकड़ ले। वो सर्टेनिटी के साथ आज ठाकरे बंधुओं के बारे में नहीं कहा जा सकता है, तो वो एक क्वेश्चन मार्क है। तो डिलेमा है, देखते हैं कैसे टैक्टिकल वोटिंग भी हो सकती है कि कहीं पर कांग्रेस, कहीं पे एसपी एआईएमएम और कहीं पर यूबीटी एमएनएस के अलायंस को वोट कर सकते हैं। जी। तो कुल मिलाकर परिस्थिति जो है, आप दोनों इतने बड़े चुनाव विश्लेषक और इतनी जानकारी आपके पास होने वाली, आप किस पर बेट लगाना चाहेंगे यशवंत? मैं शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ। महायुति या ठाकरे बंधु या कोई तीसरी ताकत? मेरा मानना है कि जिस तरीके से ट्रेंड दिख रहा है, मैं किसी पार्टी के बजाय शायद मैं इस समय ज्यादा प्रभावित हूं देवेंद्र फडणवीस के इंडिविजुअल चुनाव मैनेजमेंट और उसको लेकर के। और सामने सीधी लड़ाई इस समय उनकी है अपने अस्तित्व की, जो है वो उद्धव ठाकरे की। जो भारी पड़ जाए इन दोनों में, बाकी सारे लोग सहयोगी पात्र, सहयोगी उसकी भूमिका में है, लेकिन लड़ाई तो बेसिकली ये देवेंद्र फडणवीस और ठाकरे सीनियर की है। और ये महत्वपूर्ण है, हर लिहाज से महत्वपूर्ण है। जो लोग मुंबई म्यूनिसपैलिटी को लेकर के हम लोग इतनी बात कर रहे हैं, बहुत सारे दर्शक हो सकता है सुमित ये पूछना चाहें कि ऐसा क्या, म्यूनिसपैलिटी का ही तो इलेक्शन है। लेकिन उन दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि मुंबई म्यूनिसपैलिटी के जो टोटल मतदाता हैं, भारत के 13 राज्यों के मतदाताओं से ज्यादा मतदाता अकेले मुंबई म्यूनिसपैलिटी में है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो भारत के 17 राज्यों से ज्यादा बजट मुंबई म्यूनिसपैलिटी का बजट है। तो इससे आप भले ही कहने के लिए म्यूनिसपैलिटी है, लेकिन ये बड़े से बड़े, कई बड़े मतलब, और आपको मैं उत्तर पूर्व के छोटे राज्यों की बात नहीं कर रहा हूं। ये मामला कंपैरेटिवली, कंपैरिजन में दिल्ली से बड़ा है, जम्मू कश्मीर से बड़ा है, मतदाताओं में, बजट में उत्तराखंड से बड़ा है,
हिमाचल, कई बड़े ऐसे राज्यों से भी बड़ा है। तो आप उसका स्वरूप समझिए कि कितना है। तो ये मुंबई म्यूनिसिपैलिटी रहेगा, ये मुंबई के साथ में जाती जरूर है, वो शायद अपने आप पे विधानसभा डिजर्व करती है जगह, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उस जगह पे एक अस्तित्व की लड़ाई जो है उद्धव ठाकरे लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है अस्तित्व की तो नहीं, लेकिन हाँ, अपने आप की एक 11 साल से जो वो लंबी लाइन खींच रहे हैं, उस पे एक बार जोरदार हथौड़ा मार के दम ठोकने की भी लड़ाई ये देवेंद्र फडणवीस लड़ रहे हैं। तो ये इन दो नेताओं की लड़ाई है। बाकी सारे पात्र उसमें अपने हिसाब से फिट हो रहे हैं शतरंज के बिसात पे, लेकिन मुख्य दो नेताओं की लड़ाई यही है। 74,000 करोड़ से अधिक का बजट है, इसीलिए जो यशवंत कह रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कई राज्यों से बड़ा जो खजाना है वो बीएमसी के पास है, और इसीलिए हर पार्टी दम लगा रही है। अमिताभ, इस चीज को समझना चाहूंगा मैं, इस प्रोग्राम के मैं आखिरी चरण में आ गया हूं। क्या ठाकरे बंधु, जो एक शब्द का इस्तेमाल कर गए यशवंत अभी, कि अस्तित्व की लड़ाई है, हालांकि बाद में उन्होंने अपने आप को करेक्ट कर लिया, लेकिन क्या वाकई में ये ठाकरे परिवार के लिए अस्तित्व की लड़ाई है? क्या इसीलिए ये गठबंधन हुआ है दोनों चचेरे भाइयों का, या फिर ये समझ में आ गया है कि अगर बीएमसी हाथ से निकली तो घरों की तिजोरी पे ताले लग जाएंगे? क्यों हुआ ये गठबंधन? देखिए, आई थिंक जो पिछले 10 साल के रिजल्ट्स हैं और खास करके जब शिवसेना में स्प्लिट हुआ, उसके बाद के रिजल्ट्स का पैटर्न देखें तो रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में क्लियरली शिवसेना एकनाथ शिंदे जो है वो एस्टैब्लिश कर चुकी है इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन। और अभी जो नगर परिषद वगैरह के भी चुनाव हुए, कि शिवसेना एकनाथ शिंदे ही असली शिवसेना है। उसका देखिए एक हिस्टोरिकल कारण ये है कि बाला साहब ठाकरे जब जब उनका कंट्रोल था पार्टी में, तो उन्होंने जो दूसरे क्षेत्र हैं जैसे थाने, आनंद दिघे और शिवसेना एकनाथ शिंदे, कोंकण थाने में नारायण राणे एक समय पर, उदय सामंत, नासिक क्षेत्र छगन भुजबल, तो रीजनल सैट्रप्स को कंट्रोल छोड़ रखा था मुंबई छोड़ करके। और आज ये सारे के सारे रीजनल सैट्रप्स जो हैं वो या तो एनसीपी, भाजपा या एकनाथ शिंदे की पार्टी में हैं। तो उसकी वजह से जो पूरा का पूरा एक कैडर और एक लीडरशिप का बेस था शिवसेना में स्प्लिट के बाद, वो शिफ्ट हो गया शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ। अब लड़ाई मुंबई की इसीलिए है क्योंकि दारोमदार पूरा का पूरा परिवार, उसका कंट्रोल, उसकी पॉलिटिक्स, उसकी लेगेसी यहीं से शुरू है। अगर यहाँ हार जाते हैं ठाकरे बंधु, तो कहीं ना कहीं पूरे की पूरी जो एक क्लेम है उनका ठाकरे ब्रांड की लेगेसी के ऊपर, वो धूमिल हो जाएगी, वो लगभग खत्म हो जाएगी। और एकनाथ शिंदे की पार्टी ही रियल शिवसेना के रूप में पैन महाराष्ट्र में माना जाएगा। इसलिए दोनों बंधु एक साथ आए हैं। एक कारण और भी है कि ओवरऑल राज्य में तो शिवसेना यूबीटी को 10% वोट था पिछली बार 2024 में, और मनसे को सिर्फ 1.5% वोट था। लेकिन मुंबई में शिवसेना यूबीटी को 24% वोट था विधानसभा चुनाव में भी, और मनसे को 7% था। यानी ये दोनों पार्टियां जो पूरे राज्य में सिर्फ 12% वोट शेयर पे थी, मुंबई में यानी बीएमसी का जो जोन है उसमें इनका 31% वोट था। यानी यहाँ आप देख सकते एक लास्ट एक बैटल पॉइंट उनका है जहां पर अभी भी उनका एक सपोर्ट बेस है, और उसका टेस्ट जो है वो इस चुनाव में हो जाएगा। तो अगर बीजेपी अपना मेयर बनाने में यशवंत कामयाब हो जाती है, तो क्या ये माने ठाकरे परिवार का इस पीढ़ी का सियासी सफर खत्म, उद्धव और राज का? नेवर से नेवर, मुझे नहीं लगता, कतई नहीं। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं। हमने राजनीति में इतने सारे लोगों को इतिहास के पन्नों पे पीछे जाते हुए उनकी ऑबिचुअरी लिखी हुई, लेकिन फिर वो बाउंस बैक करके आते हैं। तो राजनीति में चैप्टर खत्म तो मैं कभी इस तरीके से नहीं मानूंगा। लेकिन हाँ, अमिताभ ने जिस तरफ इशारा किया वो दरअसल इंटरेस्टिंग ये है कि उनके पास में कोर बेस आज भी मुंबई रीजन में है। अगर 30% के ऊपर लगभग हर तीसरा वोटर वहां पे अभी भी शिवसेना बाला साहब ठाकरे वाली लीगेसी में, 1/3 वोट अभी भी अगर उनके पास में है, तो ये एक ऐसा वोट है जिसको कभी भी वो बाउंस बैक करके 10% अगर और ऐड हो जाता है तो विनिंग कॉम्बिनेशन की लीड में आते हैं। तो राजनीति में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय में एंटी इनकम्बेंसी 8-10% के वोट इधर से उधर हिलने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। लेकिन जिस और आपने इशारा किया वो इंटरेस्टिंग जरूर है, रिसोर्सेस का। क्योंकि अगर बीएमसी के रिसोर्स वाली चीज
अगर उनके हाथ से गई तो रिसोर्स का प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा होने वाला है, संसाधनों का अभाव। ये जब सत्ता में आप होते हैं तब आपके पास में जो संसाधन होते हैं जिस आसानी से, जिस सहजता से आते हैं, सत्ता के बाहर होने के बाद में उतनी सहजता से नहीं आते। ये बात हम कांग्रेस के हिस्से में देख रहे हैं कि कई बार बातचीत इसकी होती है कि कांग्रेस को मिलने वाले चंदे की राशि कितनी कम हो गई जब बड़े राज्यों से उनको उनको हार लगातार मिली है। तो एक बीएमसी के अंदर सत्ता में रहते हुए जो विपक्ष और खासतौर पे शिवसेना के पास में जो रिसोर्स और फंडिंग की अपॉर्चुनिटीज है, उसका सूखना उनके लिए ज्यादा तकलीफ दे होगा आने वाली राजनीति करने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई परमानेंट चैप्टर क्लोज हो जाएगा या कभी वो उभर के सामने नहीं आ सकते या आ नहीं पाएंगे। उनको अगर 1/3 वोट, जैसा अमिताभ ने बोला कि अगर उनके पास में 1/3 वोट बंबई के रीजन में है तो वो पोटेंट फोर्स हैं और पोटेंट फोर्स रहेंगे। अब मैं आखिर में आना चाहूंगा। पिछली बार करीब 55% वोट पड़ा था बीएमसी में, 17 में जब चुनाव हुए थे। अगर 55% से ऊपर जिस हिसाब से इलेक्टर्स बढ़े हैं, अगर ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है अमिताभ, तो क्या आपको लगता है कि नतीजे बीजेपी के फेवरेबल होंगे? देखिए, 55% वोटिंग और पिछले बार 10% वोटिंग बढ़ा था, यानी 2012 में सिर्फ 45% हुआ करता था ये। तो जब टर्नआउट लो होता है, ये इंडिकेट क्या करता है? ये इंडिकेट करता है अर्बन एपैथी को, क्योंकि हमारे सर्वे में 40% लोगों को तो अपने कॉर्पोरेटर का नाम ही नहीं पता है और 60% लोग अपने कॉर्पोरेटर के पास किसी काम के लिए कभी गए ही नहीं है। तो अगर टर्नआउट बढ़ता है तो इसका मतलब है कि अर्बन एपैथी जो है वो कम हो रही है, करेक्ट? अगर टर्नआउट बढ़ता है तो। और लार्जली हो सकता है कि ये जो बिल्डिंग्स, वहां पर भी देखिए 50% आबादी बिल्डिंग और 50% आबादी स्लम्स में रहती है। बिल्डिंग्स में टर्नआउट कम होता है और स्लम्स में टर्नआउट ज्यादा होता है नॉर्मली, हिस्टोरिकली। तो मैं कहूंगा अगर बिल्डिंग्स में टर्नआउट ज्यादा होता है तो बिल्डिंग की जो ऑडियंस है या जो वोटर है वो लार्जली एस्पिरेशनल मिडिल क्लास, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रोथ, डेवलपमेंट, इन विषयों पर वोट करती है ज्यादा। और वहां पर देवेंद्र फडणवीस, जो यशवंत जी भी बात कह रहे थे, उनकी एक इमेज काफी अच्छी है, रैपो काफी अच्छा है। तो उसका बेनिफिट जो है वो बीजेपी शिवसेना महायुति को मिल सकता है। लेकिन अगर स्लम्स में वोटिंग ज्यादा होती है, जब मैं कहता हूँ ज्यादा होती है यानी बहुत ज्यादा डिफरेंस अगर स्लम और बिल्डिंग के वोटिंग्स में हो जाता है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा यूबीटी और मनसे को भी देखने को मिल सकता है। तो यशवंत, आप भी मानते हैं क्या इस बात को कि अगर वोटिंग परसेंटेज कम हुआ तो यूबीटी और ठाकरे बंधुओं को फायदा होगा? देखिए, अगर वोटिंग परसेंटेज कम हुआ तो स्वाभाविक सी बात है जिसके पास में कैडर ज्यादा मजबूती से रहा है उसको ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि उनका मिनिमम पॉसिबल लोग भी उतने लोग निकल के आ ही जाते हैं। लेकिन अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो फिर कहीं ना कहीं मामला एक ऐसी अनचार्टर्ड टेरिटरी में चला जाता है जहां पे फिर अप्रत्याशित परिणाम भी आते हैं। और अब तो उसमें एक एस्पेक्ट बिहार के चुनाव और पिछले महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बाद में महिला मतदाताओं के टर्नआउट का एक अलग ऐड हो गया है कि महिला मतदाताओं का टर्नआउट अगर कहीं ज्यादा हो गया पुरुषों से तो उसके मायने क्या है वो बहुत ही अलग है। या ओवरऑल टर्नआउट बढ़ा लेकिन महिला और पुरुष मतदाताओं के बीच का गैप मेंटेन रहा तो उसके मायने अलग है। तो ये टर्नआउट का फैक्टर निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण होगा। अर्बन अपैथी के बियॉन्ड देखने लायक होगा कि क्या ये एस्पेक्ट अभी भी काम कर रहे हैं, लड़की बहन योजना वाला कुछ अभी एस्पेक्ट अभी भी काम कर रहा है क्या, या फिर इन जनरल ये भी देखने लायक होगा कि मराठी और गैर मराठी इलाकों के टर्नआउट किस तरीके के हैं, क्या उसमें अंतर पड़ रहा है, वो भी देखने लायक होगा। तो टर्नआउट का इम्पैक्ट होगा। लेकिन एक बात मैं अंत में कहना चाहूंगा, जी। सुमित, बड़ी विचित्र चीज है। मुझे 5-6 साल पहले जब चुनाव हुए थे तब का भी मुझे याद है, शिवसेना जब वो नंबर 1 बनी थी 2 सीटें ज्यादा लेकर के, तो देश के कई सारे बड़े जिसे कह सकते हैं लिबरल और सेकुलर एनालिस्ट उसको एक तरह से सेकुलरिज्म की जीत बता रहे थे। थोड़ा मुझे उस समय पे भी अटपटा लगा था और अभी भी मैं इस बात को कहना चाहता हूं अंडरलाइन, कि बंबई में राज ठाकरे उद्धव ठाकरे की लड़ाई हो रही है बीजेपी और शिंदे सेना के साथ में। इन्हीं दोनों के बीच में से कोई बन रहा है, दूसरा जो होगा, जो हारेगा वो मुख्य अपोजिशन होगा। इसमें सेकुलरिज्म वाली बात की जीत कहां पे है? जो सो कॉल्ड बातचीत होती है उसमें सेकुलर पार्टियां कहां पे हैं, किस हाशिए पे हैं, ये आपको बता रहा है न केवल बंबई की बदलती हुई राजनीति, बल्कि शायद कहीं ना कहीं आपको इंडिकेशन देगा एक व्यापक राजनीति की वो बदलाव की भी, कि ये मामला कोई लेफ्ट वर्सेस राइट का नहीं रह गया है, ये
राइट वर्सेस फार राइट या सैफरन वर्सेस डीप सैफरन का ऑलरेडी बंबई में है। तो इसमें मुस्लिम मतदाता किसको वोट दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं, कांग्रेस की क्या भूमिका हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, एनसीपी कहाँ खड़ी है, ये चीजें बेमानी हो जाती है। इस बात को कोई खुले तौर पे कहना नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगा आपके कार्यक्रम में मैं कम से कम खुले तौर पे बात बोली दूं। इस पूरे कवायद में मुझे कहीं से भी सेकुलरिज्म की और से कोई लड़ाई या उस लिबरल थॉट की कोई लड़ाई जो है वो तो दिखती नहीं है, जिसको लेकर के बहुत सारे हमारे यहाँ के लोग इस बात का कयास लगाते हैं कि अगर शिवसेना उद्धव ठाकरे जीत जाती तो इस सेकुलरिज्म की जीत होगी। अगर ऐसा है तो फिर यही दिन रहना देखना रह गया हमारा। इंटरेस्टिंग यशवंत, बढ़िया आपने एनालिसिस किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, लेकिन आप दोनों की इजाजत से इसको मैं वाइंड अप करूंगा ये कहते हुए, अगर आप मुझे काटना चाहें तो बखूबी काटिएगा, कि महाराष्ट्र का मेयर, फॉर एग्जाम्पल मुंबई का मेयर जो है, मैं अनुप्रास अलंकार ढूंढ रहा हूं अपने इस क्लोजिंग में, मुंबई का मेयर मराठी, महिला और मुसलमान तय करने वाले हैं कि क्या होगा, कैसा होगा, कैसा होगा। ये 3 वोटर जहां वोट करेंगे, जिसके भी हक में, उसका पलड़ा भारी हो सकता है। एम आई राइट अमिताभ, एम आई राइट यशवंत? एब्सोल्युटली। ठीक है सर, करेक्ट। थैंक यू सो मच, प्लेजर टॉकिंग टू यू। 15 तारीख को 16 तारीख को फिर मुलाकात होगी आपसे। बिल्कुल। थैंक यू।